हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, जिसका नाम है डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इस चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रखा है, जो है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिकों को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग बना रखा है डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो डी ब्रॉगली जो है एक वैज्ञानिक है जर्मनी के। ठीक है, इन्होंने सन 1922 में अपना केवल विचार व्यक्त किया था कि जो द्रव्य कण है वो अगर गतिमान है यानी कि चलते हैं तो वह एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, यानी कि जो डी ब्रॉगली जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1922 में ये बताया कि जो द्रव्य कण है वो गतिमान है यानी गति करते हैं तो वह एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई प्रैक्टिकली नियम नहीं दिया था, केवल अपना विचार व्यक्त किया था। ठीक है, लेकिन इन्हीं के यानी कि डी ब्रॉगली जो हैं, इन्हीं के दो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, जर्मर और डेविसन। इन्होंने क्या किया कि इन्हीं के नियम को यानी कि इन्हीं के सिद्धांत को अपने प्रयोगों द्वारा सत्यापित कर दिया कि जो द्रव्य कण है वो अगर गतिमान है तो वह एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ये उनके प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, इसको समझ लेते हैं पहले इतना। ठीक है तो यहाँ पर लिखा गया है कि सन 1922 में डी ब्रॉगली ने विचार रखा कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग के समान व्यवहार करता है। यही मैंने बताया। ठीक है, आगे देखिए, फिर यहाँ पर लिखा गया है कि इस सिद्धांत का सत्यापन यानी कि जो ये डी ब्रॉगली ने जो ये बताया कि जब कोई द्रव्य कण चलता है तो वह भी तरंग के समान व्यवहार करता है, ये इसके सिद्धांत को यानी कि इस सिद्धांत का सत्यापन डेविसन तथा जर्मन ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। ठीक है, यानी कि डेविसन और जर्मन नामक जो वैज्ञानिक हैं, इनके स्टूडेंट, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा इनके सिद्धांत को सत्यापित कर दिया यानी सिद्ध कर दिया कि जो द्रव्य कण है वो अगर चलते हैं तो वह एक तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, अतः गतिमान द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से तरंग संबद्ध होती है तो इन तरंगों को द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये अगर चलते हैं तो इनके द्वारा जो तरंगे बनती हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो तरंगे बनती हैं उन तरंगों को हम द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, और इनके तरंगदैर्ध्य को हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जो गतिमान कण है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अगर ये गति करते हैं तो इनके द्वारा जो तरंगे बनती हैं उन तरंगों को हम द्रव्य तरंग कहते हैं अथवा डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, और इन तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य होता है उसको हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन में हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से यानी कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था कि जब कोई प्रकाश विकिरण चलती है तो वह क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। तो उन छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों को ही हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। जैसे कि ये अगर मान लेते कोई एक विकिरण है, ठीक है, ये चल रही है तो ये क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलती है। ठीक है, और यही जो छोटे छोटे जो पैकेट या बंडल हैं इसी को हम फोटॉन या क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। और एक जो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है, h न्यू के बराबर होती है।
ठीक है। तो यही हमारा क्या है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में यही बताया गया है कि अगर कोई प्रकाश विकिरण चलती तो वह छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलती है, जिनको हम फोटॉन अथवा क्वांटा कहते हैं और फोनान के नाम से भी जानते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, तो प्लांक का क्वांटम जो सिद्धांत है तो उसमें जो फोटॉन की जो ऊर्जा है, तो यहाँ पे लिखेंगे फोटॉन की ऊर्जा E बराबर, ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू। ठीक है, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है। h क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, और इसका एक मान फिक्स होता है h बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, न्यू जो है ये उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल लिख देंगे आवृत्ति। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हो कि जो फोटॉन है वह एक कण के रूप में है, तो कहीं ना कहीं उसका द्रव्यमान होगा। तो मान लेते हैं कि फोटॉन लिखेंगे, फोटॉन एक कण है तो उसका द्रव्यमान m होगा। ठीक है, हमने माना कि जो फोटॉन है वह एक कण है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, m होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तब फोटॉन यानी कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से। ठीक है, तो लिखेंगे आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से देखेंगे तो आइंस्टीन का जो सापेक्षता सिद्धांत होता है वो E बराबर क्या होता है, mc² के बराबर होता है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, जहां पर m क्या है, उसका द्रव्यमान और c क्या, प्रकाश की चाल है। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 देखो तो ये भी E के बराबर है, ये भी E के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये E का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा mc² बराबर h न्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करें कि यहाँ से क्या करें, m का मान निकालें, c² का भाग करा दें। तो ये हो जाएगा m बराबर h न्यू, ठीक है, बटे m। अब आप जानते हैं कि जो न्यू होता है यानी जो आवृत्ति होती है यह c/λ के बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही वाला हम मान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ला करके रख दें। सॉरी, यहाँ पे हम लोग c लिखेंगे ना, क्योंकि m का मान निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा c²। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा m बराबर h/c² गुणे न्यू का मान ये c/λ। तो यहाँ से एक c कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए, तो जो बचा उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा m बराबर यानी कि h/c⍵। ठीक है, तो यह एक मान निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो यह भी हमारा क्या कहलाता है, एक सूत्र कहलाता है। तो अब मान लेते हैं कि जो फोटॉन का जो संवेग है, ठीक है, तो अब हम क्या निकालें, फोटॉन का संवेग। तो यहाँ पर आगे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फोटॉन का संवेग बराबर फोटॉन का संवेग। ठीक है,
अब आप जानते हैं कि जो संवेग जो होता है वो P बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोटॉन है ये क्या है, प्रकाश की चाल से चलता है, यानी कि प्रकाश की चाल से चलता है। तो यानी कि जो v है वो हम मान लेते हैं किसके, प्रकाश की चाल c के बराबर है। तो यहीं पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा P बराबर mc, ठीक है। अब यही जो ये यहाँ पर m का जो मान निकला है, यही वाला मान हम ला करके यहाँ पर क्या करें, पुट कर दें, यानी कि रख दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर m का मान रखिए तो हो जाएगा h/c लैम्डा गुणे c। तो c से कट जाएगा तो बचा क्या आपका, बचा आपका h/λ, ठीक है। ये बचा, हम क्या करें कि यहाँ से लैम्डा का मान निकाल लें तो हो जाएगा लैम्डा बराबर h/p, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता है, डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य के पद में सूत्र आ जाता है। लेकिन और आप जानते हो कि जो संवेग होता है, ठीक है, जो संवेग होता है वह किसके बराबर होता है, यानी जो p वो किसके बराबर होता है, mv की, यानी कि यहाँ पे p क्या है, संवेग है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ p बराबर संवेग, ठीक है। तो संवेग है तो संवेग की जगह पे हम क्या करें, यानी p की जगह पे ये मान रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h/mv, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण कहलाता है। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे यही डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण, ठीक है। यहाँ पर हमारा मेन समीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन इसके आगे कुछ और विशेष पॉइंट हैं जिनके संबंध में आपसे प्रश्न में अलग से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ये वाला जो मान निकला है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये जो समीकरण निकला है इसको मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि 2 बन गया है तो ये 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली के तरंगदैर्ध्य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के हो तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के हो तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के पद में, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वह कितना होता है, 1/2 mv², ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से v का मान निकालें तो 2 का इधर गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा v² बराबर 2k/m। यहाँ से स्क्वायर का हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर करड़ी में 2k/m, ठीक है। अब ये जो मान निकल करके आया है यही मान हम क्या करें, समीकरण नंबर 3 में रख दें v के स्थान पे, ठीक है। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/m और गुणे करड़ी में v के स्थान पे ये वाला मान रखेंगे, ये v के स्थान पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2
के अपॉन एम। अब ये देख रहे हो कि जो एम गुणांक में, तो इसका मतलब कि जब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर के रूप में जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एम स्क्वायर रहा होगा, तभी तो ये वर्गमूल के रूप में एम बाहर आया है। तो इसका मतलब जब अंदर करेंगे तो एम स्क्वायर के रूप में अंदर जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एच अपॉन कड़ी में 2k एम स्क्वायर बटे एम। तो यहाँ एम एम से कट जाएगा तो बचा क्या, लेमडा बराबर एच अपॉन कड़ी में 2k एम। ठीक है, तो यह जो सूत्र आ गया ये गतिज ऊर्जा के पद में सूत्र आ गया। ठीक है, ये जो मान आया है, जो सूत्र आया है, ये गतिज ऊर्जा के रूप में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जहां के बराबर गतिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, यही जो इलेक्ट्रॉन है, यह वी विभवांतर से इसको त्वरित किया जाता है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाती है वो के बराबर ईवी के बराबर हो जाती है। तो उसके पद में हम लोग मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान निकालेंगे, लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन को वी विभवांतर, कैपिटल वी लिखा है, ठीक है, वी विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के बराबर ईवी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर ईवी के बराबर हो जाएगा। तो यही वाला मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर एच अपॉन कड़ी में 2m इंटू ई वी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या किसके पद में आ गया, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट के पद में, इसका तरंगदैर्ध्य का समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, अब यही यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि अब स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि जो मान आया है कि जो ये, ठीक है, लेमडा बराबर, यहाँ पर मैं फिर से मान लिख दे रहा हूँ जो सूत्र निकल के आया है, लेमडा बराबर एच अपॉन करड़ी में 2m इंटू ई बी, यही वाला सूत्र निकल करके आया है पीछे। तो यहाँ पर आप जानते हो कि जो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, लिखेंगे जहाँ m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मान भी फिक्स होता है। ठीक है, तो ये इसका मान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg। ठीक है, और यहाँ पर जो ई है, यह एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये हो जाएगा इसका मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और ये v का तो मान दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि एक और बच गया है, प्लांक नियतांक। ठीक है, h बराबर क्या होता है, एक प्लांक नियतांक होता है, और इसका भी मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड ये होता है। ठीक है, अब यही वाला सभी मान इस सूत्र में रख करके हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसको जब रख करके हल करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 बटा करड़ी में 2 गुणे m का मान यहाँ से रख दीजिए 9.1 गुणे 10 की घात -31, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको, और गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, और वी का मान तो नहीं पता, तो ये इसका
इसी तरह रहने दें। ठीक है, तो जब इन सभी वैल्यूओं को हम लोग हल कर लेंगे तो ये मान आएगा करड़ी में 150/v और करड़ी के बाहर 10 की घात -10। ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल 150 का ले लेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 12.27 करड़ी में v अगुणे 10 की घात -10। और आप जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है। तो हम इसको 10 की घात 10 से हटा दें तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 12.27 करड़ी में v। तो ये भी एक सूत्र निकल करके आ जाता है। ठीक है, और ये जो सूत्र निकल करके आएगा, ये 10 की घात -10 हटाया तो ये क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की जो हमारी टॉपिक है कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।